बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान और साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में आपके साथ 2 से 3 अहम खबरें शेयर करेंगे। सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे उस कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर ग्रुप की रिपोर्ट को, जिसने एक मरतबा फिर काफ़ी हद तक शोर मचा रखा है। इस्लामाबाद के अंदर, शहर इक़्तिदार के अंदर चहमगोइयाँ हो रही हैं, बातचीत हो रही है 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात और उनमें मुबैना धांधली, और उस धांधली से कबल जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अदालती फैसले, जनाब काजी फायज ईसा साहब का नाम एक मरतबा फिर बोल रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक मरतबा फिर एक्शन में आ चुकी है। 18 तारीख को एक अहम इजलास होने जा रहा है। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब के हवाले से अब अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि आया वो उस अहम तरीन इजलास के अंदर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। और फिर 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ दायर 3 दर्जन यानी 36 दरख्वास्तें, आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 रुकनी आइनी बेंच के सामने 7 अक्टूबर बरोज़ मंगल समाअत के लिए मुकर्रर हैं। नोटिस जारी हो चुके हैं तमाम फ्रीकैन को। उस समाअत पर क्या कुछ मुतवक्के हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मती भाई, क्या आप समझते हैं कौन सा टॉपिक है जिस पे सबसे पहले बात होनी चाहिए? जो कॉमनवेल्थ रिपोर्ट है उसमें काफ़ी अहम इंकशाफात सामने आए हैं, जो कि हमारे लिए तो इंकशाफात नहीं है, और अभी बहुत सी ये भी बातें हो रही हैं कि शायद उन्होंने भी काफ़ी एहतियात से काम लिया है। बहुत सारी चीज़ें उस रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट का आ जाना, आलमी सतह पर उजागर होना इस इशू का जो धांधली का है, आप नहीं समझते जो मौजूदा निज़ाम है इसके ऊपर बड़ा एक सवालिया निशान उठ चुका है? शुक्रिया आदिल। पहली बात तो यह है कि वो जो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में, इट्स ऑफिशियल नाउ। पहले तो एक लीक रिपोर्ट थी, ज़राए से थी, किसी वेबसाइट में ये चीज़ चल रही थी, मगर अब सरकारी तौर पे दौलत मुश्तरका का जो ऑफिस है कॉमनवेल्थ का, उसने ये बता दिया है कि जो पाकिस्तान के अवाम की दौलत है, जो ख़जाना है, वो लूट लिया गया है, वो लूटा गया है, मैंडेट चोरी हुआ है। और एक सोफिस्टिकेटेड कॉमनवेल्थ के जो डेलीगेट्स हैं, उनकी जो अंग्रेज़ी है उसको आप जिस तरीके से मर्ज़ी ही पढ़ें, उसका खुलासा, उसका निचोड़ यही है जो मैंने आपको बताया कि मैंडेट चोरी हो गया। गो कि उन्होंने बड़े दबे अल्फाज में ये बात की है, और शायद इतने दबे भी नहीं, खुल के उन्होंने बताया। इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से बताया है, सुप्रीम कोर्ट के किरदार के हवाले से बताया है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के हवाले से बताया कि किस तरीके से एक बड़ी सियासी जमात को कॉर्नर किया गया, उसे दीवार से लगाया गया, उसके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, इमरान खान का हवाला दिया, पीटीआई का हवाला दिया, उनको सज़ाएं सुनाई गई, उनको नाअहल किया गया, और जो सारी उम्र के नाअहल थे उनको अहल किया गया। तो ये सारे जो वाक़यात हैं, इनका जिक्र किया कॉमनवेल्थ की इस रिपोर्ट में। अब इस कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट अब ये ऑफिशियल हो गई है, ये इलेक्शन कमीशन के पास भी है, हुकूमत पाकिस्तान के पास भी है, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है। मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत की सबसे पहली ज़िम्मेदारी ये है कि इसके हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान है वो अपना मौक़िफ़ दे। इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके मुंह पे ये कालक मली गई है इस रिपोर्ट के अंदर, वो अपना मौक़िफ़ दे। इसके हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है, और ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस साबिक़ काजी फायज ईसा का जो फ़ैसला है, उनके मुंह पे भी कालक मली गई है। मैं समझता हूँ कि काजी फायज ईसा को ज़ाती तौर पे भी इसकी वजाहत देनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह काजी फायज ईसा बड़े फ़ख्र से बरतानवी एक मुलाजम को, सरकारी मुलाजम को बतौर चीफ जस्टिस ख़त लिख के अपनी वजाहतें और सफाइयाँ देते थे, अब वक्त है कि वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस के तौर पे इस कॉमनवेल्थ रिपोर्ट में जो इल्ज़ाम लगाया गया इतना संगीन, उसका जवाब दें कि किस तरीके से बल्ले का निशान जो है एक बड़ी सियासी जमात से छीना गया। तो इन हुकूमत को जवाब देना चाहिए। और मेरे ख्याल में एक सवाल कॉमनवेल्थ पे भी बनता है, इस रिपोर्ट में कॉमनवेल्थ को भी एक जवाब देना था, और वह ये कि इतनी देर क्यों की मेहरबान आते आते। आप ये बताएं कि आपने ये रिपोर्ट छुपा के क्यों रखी? आप तो कॉमनवेल्थ हैं, दौलत मुश्तरका हैं, अवाम के जो मैंडेट था उसके फ़ैसले के ऊपर आपने निगरानी की, और आप तकरीबन 1 साल तक, बल्कि 1.5 साल से भी ज़ायद अरसे तक आप खामोश रहे।
और ये वेबसाइट पे कुछ उसके पार्ट्स आए हैं, उसके बाद फिर इवेंचुअली उन्होंने जारी की, और कहा जा रहा है कि शायद हुकूमत पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर ये जारी नहीं की जा रही थी कि मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो सकते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, मैं पहले यही कह रहा था कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल जो है, जहाँ पे फॉर्म 45 और 47 का फैसला होना है, उनके बारे में कोई खबर सामने नहीं आई, इनकी राय सामने नहीं आई। तो इस रिपोर्ट के अंदर मैंने वो भी देखा है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल की कारकर्दगी के ऊपर भी कॉमनवेल्थ ने राय दी है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चार्जशीट है हमारी अदलिया के ऊपर, हमारी हुकूमत के ऊपर, हमारी इस्टेब्लिशमेंट और इदारों के ऊपर, हमारी सियासी जमातों के ऊपर जो हुकूमत में है इस वक्त, पार्लियामेंट के ऊपर। इसका जवाब इन तमाम इदारों को मैं समझता हूँ देना होगा। और अगर नहीं देंगे तो ये भूल जाएं कि ये कॉमनवेल्थ रिपोर्ट जो है इन 25 करोड़ मजलूम, बेबस और बेख्तियार लोगों के लिए है। ये कॉमनवेल्थ रिपोर्ट पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई का एक ज़रिया बनेगी, और पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको इसका जवाब ज़रूर देना होगा। और वो इसलिए भी कि अगर ये दावा करते हैं कि ये 25 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर 25 करोड़ आवाम के इस मुल्क की जो बदनामी हुई है इसका जवाब इस हुकूमत को देना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है, जिसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान और इदारों को वजाहत ज़रूर देनी चाहिए। और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि ये मामला अचानक से पॉपअप हो गया है, एक रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट के आने से तकरीबन 1-1.5 साल पहले ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी आ चुका है। उस मुबैना धांधली के ऊपर तहकीकाती कमीशन कायम करने का भी बारहा साबिक वज़ीर-ए-आज़म कह चुके हैं। ओपन कोर्ट में एक समाअत में वीडियो लिंक के ज़रिए जब अडयाला जेल से वो पेश हुए थे, उन्होंने जनाब काजी फायज़ ईसा से ही ये इस्तदा की थी कि आप इसके ऊपर इस मामले को टेकअप करें, मगर वो मामला जूं का तूं है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सर पर जूं तक नहीं रेंगी। साकिब बशीर साहब, क्या इतलात हैं, क्या आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, जो कोर्ट्स हैं आप रोज़ाना की बुनियाद पर उन्हें कवर करते हैं, आपको क्या लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद, जो कि एक बहुत बड़ी चार्जशीट ना सिर्फ हुकूमत पर है बल्कि अदलिया पर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब खामोश रहेगी, या इसके ऊपर वो भी बाकायदा तौर पर जो मुकदमात उनके सामने ज़ेरे इल्तवा हैं उनको फिक्स करके डिसाइड करेंगे कि वाकई में ये रिपोर्ट में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं ये दुरुस्त हैं या नहीं? एक तो अदील साहब, हम इस पे बात करते हैं, आप इसकी तफसीलात जो है वो हमारे जानने वालों, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं ये समझता हूँ 8 फरवरी इलेक्शंस के हवाले से हमारे जो पाकिस्तान में जो मीडिया है इसने बहुत बात की, इंटरनेशनली भी कहीं ना कहीं जो है वो बात होती रही, लेकिन एक डॉक्यूमेंट आना उस मुबस्सर ग्रुप की तरफ से जो 8 फरवरी इलेक्शंस के दिन या उससे पहले या उसके बाद यहाँ पे मौजूद थे, उनकी तरफ से एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में ये चीज़ आना, मैं ये समझता हूँ कि ये पहली एक दस्तावेज़ है जो बैनुल-अक़वामी सतह से पाकिस्तान के उस जनरल इलेक्शन पे आई है, और उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। जहाँ आपने अदलिया की बात की, तो काजी फायज़ ईसा की बदनीति और काजी फायज़ ईसा सारे जो है वो ऐसे इस रिपोर्ट को पढ़कर ऐसे लगता है कि इस सारी धांधली का, इस सारे जो कुछ हुआ उसका हिस्सा थे। और 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, 8 फरवरी इलेक्शन से पहले अगर आप जाकर देखें तो जब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात इन्होंने की है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड की जब पिटिशंस यहाँ पे 13 जनवरी को बल्ले का निशान लिया गया, तो 14 जनवरी को फिक्स थी, तो फिर उन्होंने कहा कि रहने दें, अब आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो हमें दे दी। तो कहने का मकसद यह है कि 8 फरवरी इलेक्शंस के बाद इमरान खान की जानिब से एक पिटिशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि इन इलेक्शंस में जो कुछ हुआ है इसकी तहकीकात करवाई जाए, इस पे कमीशन बनाया जाए। लेकिन काजी फायज़ ईसा की बदनीति आप देखें कि 8 फरवरी से लेकर 25 अक्टूबर तक वो बंदा बतौर चीफ जस्टिस रहा सुप्रीम कोर्ट में, उसने बिल्कुल उस पर कुछ नहीं किया, कोई कमीशन नहीं, कोई पिटिशन नहीं सुनी गई, कोई कुछ नहीं किया गया। उसके अंदर जो बुग़्ज़ था, एक वो कहते हैं ना कि एक ख़ास जमात, उसके लीडर के हवाले से एक बुग़्ज़ था उसके अंदर, उस बुग़्ज़ को वो लेकर बैठा रहा और उसने बात नहीं सुनी। पिंडी के कमिश्नर ने जब कहा तो यहाँ 3 यूट्यूबर्स को लेकर अपनी वजाहतें जो है वो दे रहा था। तो असल जो जिम्मेदार है, मैं ये समझता हूँ इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा जिम्मेदार जो है वो हमारी अदलिया है, जिसने ना इलेक्शन से पहले सुनी कोई बात बल्कि हिस्सा बनी, उन्होंने अपना हिस्सा डाला।
इलेक्शन डे और जब पोस्ट इलेक्शन जो कुछ होता रहा उन्होंने अपना हिस्सा डालते रहे। काजी फायजी साहब देखे ना कि वो नशिस्तें दे रहा था, हमारी अदलिया के पास ये जो ट्रिब्यूनल तब्दीली के केस आ रहे थे तो हमारी अदलिया क्या कर रही थी, उसका हिस्सा बनी हुई थी। तो मैं अदलिया और इलेक्शन कमीशन दोनों मिलकर बहुत बड़े जिम्मेदार हैं इस सारी सिचुएशन के। लेकिन ये जो रिपोर्ट में जो बातें हुई हैं वो जरूर हमारे जो बीबीसी ने कुछ पॉइंट्स उनके मैं निकालता हूं जो उन्होंने लिखे हैं। वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के मौका पैदा होने वाले हालात ने बुनियादी सियासी हकूक़ को महदूद किया और एक पार्टी की आज़ादाना तौर पर इंतखाबात में हिस्सा लेने की सलाहियत को मुतासिर किया। और फिर इंतखाबी अमल के दौरान पाकिस्तान के अहम इदारों की तरफ से लिए गए मुतअद्दिद अहम फैसलों ने इंतखाबात में शामिल तमाम अफराद के बराबरी के बुनियाद पर इस अमल में हिस्सा लेने के हक़ को मुतासिर किया। और इस ज़िम्मन में इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बल्ले के निशान के हवाले से लिए गए फैसले और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ताहयात पाबंदी के फैसले पर नज़र-ए-सानी सबसे ज़्यादा अहम थे। और फिर दीगर अहम इदाराजाती फैसलों में अपोजिशन अरकान की गिरफ्तारियाँ हैं, इलेक्शन के रोज़ मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश है, जो मीडिया रेगुलेटर्स हैं उनकी जानिब से कुछ मखसूस मवाद को नशर करने की ममानियत ने भी इलेक्शन पर गहरा असर डाला। और फिर 121 सफ़हात पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है जिसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 13 मेंबरान इस जो मुबसरीन का ग्रुप था उसमें शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बरतानिया, श्रीलंका समेत ये 13 ममालिक थे। और नाइजीरिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो हैं गुडलक जोनाथन वो इसकी सरबराही कर रहे थे। और ये कहा गया है कि इन तमाम इक़दामात को अलहदा-अलहदा देखा जाए तो हुकाम की जानिब से इनमें से कुछ इक़दामात की हिमायत में पेश किए जाने वाले दलाइल जायज़ दिखाई देते हैं, ताहम इन सब इक़दामात को एक साथ देखा जाए तो एक ऐसे इंतखाबी माहौल की तस्वीर पेश करते हैं जिसमें अहम इदारों के फैसलों ने एक मखसूस जमात के इंतखाबात लड़ने की सलाहियत को महदूद किया है। इसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ें भी कर रहे हैं जो बतौर एक इदारे के उन्होंने इंतखाबी अमल को बेहतर बनाने के लिए उठाए हैं। तमाम जो असल जिम्मेदारी थी साफ़ और शफाफ इंतखाबात की इलेक्शन कमीशन वो अदा करने से कासिर रहा है। और उसमें आपने भी पॉइंट आउट किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो किरदार था वो बदकिस्मती के साथ अदा नहीं कर सकी। तो अब इस मौके पर चले देर आए दुरुस्त आए, ये रिपोर्ट आ तो गई है। अब आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट के ऊपर क्या हमारी हुकूमत खामोश रहेगी, कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगी? आप तो कह रहे हैं कि उन्हें रद्द-ए-अमल देना चाहिए, अगर वो रद्द-ए-अमल ना भी दें तो कोई उनको क्या कह सकता है सर, जब सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पूछेगी? तो अदील, मेरे ख्याल में जैसे मैंने पहले कहा कि अगर ये हुकूमत समझती है कि अवाम की नुमाइंदा है तो ये जो पाकिस्तान के चेहरे पे स्याही मली गई है इसका जवाब उनको ज़रूर देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो रिपोर्ट है इट्स ऑफिशियल नाउ, और ये एक सबूत है, ये एक एविडेंस है, ये एक टेस्टिमनी है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की जिन्होंने रियल टाइम में इन इंतखाबात को कवर किया। और ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पेंडिंग मामला है 8 फरवरी के इंतखाबात का, उस पेंडिंग मामले में इसको फौरी तौर पे मैं समझता हूँ कि जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि ये एक बहुत अहम दस्तावेज़ है जो सुप्रीम कोर्ट अपने रिकॉर्ड पे ले ले, और फिर एक अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त फौरी तौर पे डालनी चाहिए, चाहे वो आईनी बेंच सुने या जो भी सुने। दूसरी बात ये है कि ये मुश्तरका ये जो दौलत मुश्तरका है, कॉमनवेल्थ है, ये किस किस्म की कॉमनवेल्थ है कि 1 साल तक ये रिपोर्ट छुपा के रखी अपने लोगों से भी, पाकिस्तान के अवाम से भी। एक तो इस मामले में भी कॉमनवेल्थ को मैं समझता हूँ तहकीक करनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और क्या मुहर्रकात थे कि जिनकी वजह से इस रिपोर्ट को 1 साल तक पाकिस्तान के अवाम से छुपाया गया, और उन मुहर्रकात को पब्लिक होना चाहिए। इसका जिम्मेदार कौन है? गुडलक जोनाथन जो हैं वो इस पूरी टीम के निगरान थे, हेड थे, लेकिन हमारे लिए तो ये बैड लक साबित हुए कि 1 साल तक जो है रिपोर्ट को जेब में डाल के फिरते रहे हैं। और फिर अब जबकि ये रिपोर्ट आ गई है तो कॉमनवेल्थ को हमें ये भी बताना चाहिए कि ऐसी रिपोर्टों को वो 1 साल तक छुपाने के बाद मुतल्लिका मुल्क के लोगों के मुंह पे मार के फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखते, या इस रिपोर्ट का वो खुद भी कुछ फ़ायदा उठाते हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को दिखाने के लिए होती है, या दौलत मुश्तरका के जो तमाम ममालिक हैं उनकी जो हुकूमतें हैं वो इस रिपोर्ट के बाद क्या अपनी पॉलिसी, क्या अपनी सोच पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के हवाले से उसमें कोई बेहतरी लाएंगी? क्या बरतानिया की जो हुकूमत है, बरतानिया के जो बादशाह हैं, क्या दौलत मुश्तरका की इस रिपोर्ट के बाद
क्या वो पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसे इक़दामात या ऐसे ऐलानात करेंगे कि जिससे पाकिस्तान के इदारों को ये एहसास हो कि उन्होंने अपने इंतखाबी अमल में बेहतरी लानी है, जमहूरियत को बेहतर करना है। तो ये बरतानवी हुकूमत को और दीगर जो ममालिक हैं दौलत मुश्तरका के, उनको भी ऐसे ममालिक के इंतखाबी रिपोर्ट्स के हवाले से अपनी पॉलिसी वज़ा करनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि अपने चंद रिटायर्ड वज़ीर आज़मों को और जजों को भेज दिया कि जाओ जाके किसी मुल्क पे रिपोर्ट कर लो, और जो वो रिपोर्ट जो है 1 साल तक छुपा के रखी और फिर उस मुल्क में वो फेंक के वापस आ गए। तो ये एफर्ट जो है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी को यकीनी बनाने के लिए होती है। और डेमोक्रेसी उस वक्त तक आप किसी मुल्क में यकीनी नहीं बना सकते जब दौलत मुश्तरका जैसे फोरम के तमाम जो रुकन ममालिक हैं वो अपनी अपनी पॉलिसियों में ऐसी रिपोर्टों की बुनियाद पर बेहतरी लाएँ, तब्दीली लाएँ और मुतल्लिका हुकूमत को मजबूर करें कि वो जमहूरी इक़्तिदार और जमहूरी वैल्यू और आवाम के मैंडेट का एहतराम करें। और अगर उनका मैंडेट चोरी हुआ है तो ऐसे इक़दामात उठाएँ कि वो चोरी शुदा मैंडेट जो है वो वापस आवाम को दिया जाए। देखिए, अभी मतीउल्लाह जान साहब बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच को चाहिए कि 8 फरवरी 2024 को होने वाली मुबैना धांधली जो इंतखाबात में है इस मामले को टेकअप करे। अब मामला ये हो चुका है कि वो पार्लिमान जो उस 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात के नतीजे में सामने आई है, जिसे धांधली शुदा भी कहा जाता है, जिसके हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात हैं, अभी मामला सब जुडिस अदालतों में है, वही पार्लिमान एक 26वीं आइनी तरमीम ले आती है और उसी 26वीं आइनी तरमीम के तहत एक बेंच तश्कील पाता है जिसे आइनी बेंच कहा जाता है। और आज वही आइनी बेंच डिसाइड करेगा उस 8 फरवरी के इंतखाबात को, जो बेसिकली देखें ना, तमाम चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। 8 फरवरी के इंतखाबात में जो कुछ हुआ उसके नतीजे में 26वीं आइनी तरमीम का माहौल पैदा हुआ और फिर 26वीं आइनी तरमीम जिसके हवाले से ये आइनी बेंच तश्कील पाया, वो भी अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर है। तो आप क्या देख रहे हैं, जो तरजीहात हैं आइनी बेंच की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, वो तो हमारे सामने हैं। जब से जनाब या अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने हैं, 26वीं आइनी तरमीम भी अब तकरीबन उसकी उम्र भी उतनी ही है, अभी तक तो ये मामला टेकअप नहीं हुआ, अब जाकर टेकअप हो रहा है। तो आपको लगता है कि 26वीं आइनी तरमीम के ऊपर भी कोई खातर ख्वाह डेवलपमेंट सामने आ सकती है और फिर इवेंचुअली जो आज कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है उसके ऊपर अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त की इन्होंने बात की। मुतअद्दिद दरख्वास्तें तो सर काजी फाइज साहब के कहने पर हामिद खान साहब ने दायर कर दी थी, मगर फिर भी फिक्स नहीं हुआ था। तो आपको क्या लगता है, कुछ अदालत से ये मामला टेकअप होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, आपने ठीक निशानदेही की कि जिन 8 फरवरी इलेक्शंस के जो नताइज थे उन पर एक सीरियस नोयत के सवालात खड़े किए हैं इस बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट ने, उसके नतीजे में बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ अभी होने को है। फिर वो मखसूस नशिस्तें और पता नहीं क्या क्या मतलब हुआ है कि जिनका मैंडेट नहीं बनता था उनको मैंडेट दिया और अदलिया ने पूरा अपना हिस्सा डाला। और काजी फाइज ईसा को तो आप फिर इस मामले में भी नहीं भूल सकते कि वो आखिरी महीने में वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट था उसमें ऑर्डिनेंस उधर से ला रहे थे, अपने वोट पूरे कर रहे थे, वो 63A लगा रहे थे ताकि वो हुकूमत जो है जो कुछ हैंकी भैंकी करना चाहती है वो कर ले। फिर काजी फाइज ईसा की नज़र थी वो जो आइनी अदालत और इस किस्म के मामला, फिर अपनी मौजूदगी में फिर उसने यकीनी बनाया कि जो 26वीं आइनी तरमीम है हर सूरत में हो, और वो हुई। और उसके बाद जो कुछ हुआ आपको पता है, 26वीं आइनी तरमीम में आइनी बेंच बना। अब आइनी बेंच में और जजेस में सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है और आइनी बेंच में हर दूसरा जो है वो कोशिश में है कि उसकी प्रमोशन जो है वो कैसे हो सकती है, आइनी बेंच के सरबराह अगला कौन होगा। तो ये जो एक माइंड सेट जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद अदलिया में एक जजेस का रुझान किसी और तरफ लगा दिया गया है। चाहे जाए कि वो जो है वो करें, आप पूरी जो है वो लिस्ट निकाल के देख लें, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 99% फैसले हुकूमत के हक में होते हैं। जितने भी हुकूमत के खिलाफ केसेस आ रहे हैं उसकी वजह सिर्फ ये है कि जो जिस जज के पास भी केस जाता है वो अपनी हाजिरी लगाने के चक्कर में जनाब वो कर देते हैं। तो ये आप 8 फरवरी इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, आप कॉमनवेल्थ इस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये रिपोर्ट जाएगी, वो कहेगी ये कि देखें जी अब 2 साल हो गए हैं तो अब हम इस पे क्या करें, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट को तहकीकात तो नहीं कर सकती। हालांकि आज मैं समझता हूं कि इस पे तो सो मोटो ले, वो इस पे मतलब वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में 1.5-2 साल बाद बेशक एक चीज़ आई है, तो बैनुल-अक़वामी सतह पे मुबस्सर से उन्होंने इसको असेस किया। और एक और बात,
अब एक चीज तो स्टेब्लिश होगी ना, जो हम लोग बात करते थे अपने व्लॉग्स में, अपने जो प्रोग्राम थे टीवी के, जहां जहां हम बात करते थे, ये वो पॉइंट्स थे जो हम हाईलाइट करते रहे हर फोरम पे, और आज उन पे स्टैंप लगी है कि आप बिल्कुल ठीक बातें थी। तो सुप्रीम कोर्ट को, आईनी बेंच को इस मामले को देखना चाहिए, और हो सके तो इस पे बना दें, जुडिशियल कमीशन बनाए, जुडिशियल कमीशन बना के इन्वेस्टिगेट करा ले। लेकिन मसला फिर वही है ना कि सारे ही काने हैं उसमें, फिर अदलिया भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, फिर हुकूमत भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, हर किसी ने अपना हिस्सा जो है वो डाला हुआ है ना। तो फिर आप जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, कॉमनवेल्थ रिपोर्ट की, वो 1.5 साल के बाद आ रही है, तो वो कमीशन जो पाकिस्तान की अदलिया बनाएगी वो कब रिपोर्ट देगा? क्या दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल है, अगर वही फॉर्म 45 और 47 का फर्क निकाल लें तो सब कुछ हो जाएगा। निकाला है ना तारिक जहांगीरी साहब ने। आपको याद होगा हमने इस पे बात की थी जब फैफन की रिपोर्ट पिछले दिनों तकरीबन 20-25 दिन या महीना पहले आई थी, तो उस पे मैक्सिमम केसेस को तकनीकी बुनियादों पर वो डिसमिस कर रहे हैं कि इसका जी वो पता नहीं एफिडेविट ठीक नहीं है, तो इसका फलान ठीक नहीं है, मेरिट पे जा ही नहीं रहे कि फॉर्म 45-47 का मामला ही नहीं है, तकनीकी बुनियादों पर। मेरे ख्याल में 26वीं आईनी तरमीम वाली जो आप बात कर रहे हैं, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। 7 तारीख को ये आईनी बेंच के सामने ये केस लगा है, और लास्ट टाइम इस पे सिंपल नोटिस हुए थे, उसमें 27 जनवरी को हुई थी। सबसे पहला झगड़ा यही है कि क्या ये आईनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए या नहीं। अब इस बात का तयन 2 तरीकों से हो सकता है, या तो आईनी बेंच खुद ये डिसाइड कर ले, उनमें थोड़ा सा एहसास नदामत हो, उसमें थोड़ा सा अगर ज़मीर हो, तो वो ये कहेंगे कि भाई अगर पूरी पार्लियामेंट की एक तरमीम है तो उस पार्लियामेंट को इस काबिल तो समझा जाए ना कि उसकी आईनी तरमीम के ऊपर फुल कोर्ट बैठ के फैसला करे। अगर वो समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंच ही फुल कोर्ट हो सकता है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉपराइटी को देख लें। प्रॉपराइटी ये हो सकती है कि आप जुडिशल कमीशन को या आईनी बेंच रिकमेंड करें कि भाई आप तमाम जजेस के लिए, इस मखसूस पटिशन्स के लिए तमाम जजेस का आईनी बेंच बना दें, 24 जजेस का, 24 का ही चलें कर दें, उस बाकी छोड़ें आप। अब वो एक तो है ना, जैसे मंसूर ने और मनीम ने खत लिखा हुआ है कि भाई वो वाले जजेस जो 26वीं आईनी तरमीम से पहले फुल कोर्ट थे, वो 15 जजेस थे या जो भी, तो वो जजेस सुने। वो तो अब अगर नहीं भी होता तो कम से कम इतनी इज्जत तो देना पार्लियामेंट को, और ये तो पार्लियामेंट को, हुकूमत को, अटॉर्नी जनरल को खुद थोड़ी सी इज्जत नफ्स उनमें होनी चाहिए कि पार्लियामेंट की मंजूर शुदा अगर एक आईनी तरमीम है तो उसको फुल कोर्ट सुने। उसको 7 जजेस बैठ के जो है, 8 जजेस बैठ के पूरी पार्लियामेंट की 2 तिहाई अगर समझते हैं कि 2 तिहाई है, तो इतनी तो उसको इज्जत देना कि वो 7 जजेस बैठ के उसको फारग ना कर दें, या 7 जजेस बैठ के ये ना कहें कि ये सही है या गलत है। 8 तो 8 जजेस जो हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर जो है अटॉर्नी जनरल को और पार्लियामेंट को, मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को जो है वो एक अपनी थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट का मुजाहरा करना चाहिए और फुल कोर्ट के लिए फैसिलिटेशन करनी चाहिए। इसमें एक जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो शाहिद जमील साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज जिन्होंने रिज़ाइन किया, वो ये बात कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि फ़र्ज़ करें कि 24 जजेस पर मुश्तमिल जो फुल कोर्ट बिठा दी जाती है, तो उसमें भी वो कह रहे थे कि जब हम बतौर जज हर किसी को ये कह रहे होते हैं कि अपनी काज के हम कैसे जज हो सकते हैं, कि एक क्रिएशन ही आपकी 26वीं आईनी तरमीम के तहत हुई है, तो उसको कैसे आप खुद ही जज जो है वो करेंगे। तो जब आप हम पूरी ज़िंदगी जो है वो बतौर जज दूसरों को ये बताते रहे हैं, तो जब अपनी बारी आई है तो उस पर अमल करें ना। तो वो ये सजेस्ट कर रहे थे कि 24 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच अगर बनता भी है तो बाकी 9 में से किसी को तो कम से कम यार थोड़ा सा देखना चाहिए, वो रिक्यूज करे कि यार क्योंकि मेरा जो है वो ऊपर आना 26वीं आईनी तरमीम की वजह से है, तो मैं इस बेंच में नहीं बैठूंगा। देखें, आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल बेनिफिशियरी होने की बात है, आप उसके नतीजे में आए हैं। फिर वो जजेस साहिबान भी, जिसे हम कह रहे हैं कि असल फुल कोर्ट जो 13 जजेस पर मुश्तमिल थी, उनमें से भी फिर जो 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठता है। फिर वो क्योंकि वो इफेक्टिव हैं, वो अगर बेनिफिशियरी नहीं है, तो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, एक दफ़ा आप एक चीज़ है कि प्रॉपर्टी, अगर आईनी बेंच तमाम जजों पे मुश्तमिल बना दिया जाता है तो फिर प्रॉपर्टी ये डिमांड करती है कि वो जजेस खुद फैसला करें कि उन्होंने इस पे बैठना, लेकिन फुल कोर्ट तो बनाए ना एक दफ़ा। मतलब ये इख्तियार किसी चीफ जस्टिस को नहीं होना चाहिए कि फलान जज बैठ सकता है, फलान नहीं बैठ सकता, या वो चीफ जस्टिस फोने करके अलग अलग जजों को रागिब कर रहा है कि यार आप मान रहे नहीं। इस तरह नहीं होना चाहिए। आप फुल कोर्ट बैठाएं, वो जजेस सारे पढ़े लिखे हैं, वो सारे बालिग हैं, वो सारे बालिग हैं, पढ़े लिखे हैं, कानूनदान हैं, उनको खुद फैसला करना दें। अगर नहीं करेंगे सारी दुनिया देखेगी, और फिर इस प्रोसीडिंग को आप लाइव दिखाएं, लोगों को पता चले कि 25 करोड़ आवाम की जो पार्लियामेंट है उसने क्या तरमीम पास की है। बट कम से कम पार्लियामेंट वालों को भी शायद उस लाइव ट्रांसमिशन से पता चलेगा कि उन्होंने क्या कर दिया। उन्होंने भी कईयों ने नहीं पढ़ी होगी,
तो मेरे ख्याल में इसको बराह रास्त भी दिखाना चाहिए, टेलीविजन नशियात लाइव होनी चाहिए। बाय द वे, जो आप बात कर रहे हैं अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की या फुल कोर्ट बनाने की, तो इन दोनों दरख्वास्तों पर भी नोटिस हो चुके हैं। लास्ट हेयरिंग जो 27 जनवरी को हुई थी उस पर इन दोनों दरख्वास्तों पर भी नोटिस हो चुके हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो 7 तारीख है उस पर इन दोनों दरख्वास्तों पर भी फैसला हो जाएगा और उम्मीद है वही फैसला होगा जिसकी तवक्को जाहिर की जा रही है। लास्टली मैं ये जानना चाहूँगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब जो कि हरकत में आ चुकी है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से फैसला भी जल्द आने वाला है, क्या लगता है आपको 18 तारीख को ये मीटिंग है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की और उससे 2 रोज़ कबल 16 तारीख को बार के इंतखाबात है, नोटिस तो अभी तक नहीं हुआ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब को, ऑब्वियसली ये मामला भी आगे चलेगा, क्या जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब जो कि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी हिस्सा है, 5 जजेस पर मुश्तमिल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नाज़रीन के लिए बता दें, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, फिर 2 सीनियर हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा। अब जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है, क्योंकि एक तो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इन जस्टिस डोगर साहब के खिलाफ खुद पिटिशनर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं और फिर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब तारिक जहांगीरी साहब के इसी से जुड़े एक मुकदमे में उन्हें काम करने से रोक चुके हैं। तो प्रोप्राइटी की आपने बात की, क्या आपको लगता है कि वो उस इजलास में बैठने से माजरत करेंगे और अलग हो जाएंगे? क्योंकि माजी में जो मिसालें हैं हमारे पास, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की, काजी फाइज़ साहब का जब रेफरेंस चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में जब दरख्वास्त आई, जिस बेंच में मामला आया था, जस्टिस बंदयाल उसको रिप्रेजेंट कर उसकी सरबराही कर रहे थे और फिर इवेंचुअली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग में वो नहीं बैठे थे। इस दफ़ा आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो 18 को इजलास हो रहा है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की उस हेयरिंग से तकरीबन 3 दिन पहले हो रहा है जो कि 21 के लिए मुकर्रर की गई है और जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर बेंच पे सरबराही कर रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये केस अभी भी उनके सामने पेंडिंग है। अब माजी में उन्होंने जो फैसला अगर दिया है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तो वो कलअदम भी हो गया है, मगर इसके बावजूद ये मैटर अभी भी जस्टिस सरफराज डोगर के सामने पेंडिंग है। तो उस वजह से भी मेरे ख्याल में उनको जुडिशल काउंसिल के किसी ऐसे इजलास में नहीं बैठना चाहिए। मुझे नहीं पता 18 को बैठ भी जाए तो शायद कोई फ़र्क ना पड़े, लेकिन जब ये बाकायदा कार्रवाई अगर शुरू होती है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ तो फिर डेफिनेटली। और दूसरा सवाल ये है कि जब 18 को अगर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ हो जाता है तो फिर 21 तारीख को इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस हैसियत में वो मामला आगे प्रोसीड कर सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। वो भी अब 21 को मालूम होगा, यू नेवर नो। जस्टिस सरफराज डोगर है ना, डोगर साहब का वो क्या पता, वो कहें जी जुडिशल काउंसिल में भी बैठूंगा, मैं तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ प्रोसीड करूंगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बैठूंगा, मैं तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ प्रोसीड करूंगा। एंड तो फिर एंज से असी तो होंडा ही लैसन। तो गल ये है ना कि बात ये है कि जुडिशल काउंसिल के अंदर एक सबसे बड़ा जो हुकूमत के लिए चैलेंज है वो है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, दोनों सीनियर तरीन जजेज़ हैं चीफ जस्टिस के बाद। और जो कवायद हैं जुडिशल काउंसिल के उनके मुताबिक चीफ जस्टिस इन 2 सीनियर तरीन जजों में से किसी एक को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो शिकायत है वो मार्क करेगा इनिशियल इंक्वायरी के लिए, इब्तदाई इंक्वायरी के लिए, फैक्ट फाइंडिंग जिसको आप कह सकते हैं, वो खुद भी कर सकते हैं। लेकिन ये रवायत यह है कि आमतौर पे अब वो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब को अगर मार्क करते हैं तो शायद उनके जहन में ये होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब जो हैं वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हक़ में फ़ैसला दे दें कि भाई कोई शिकायत बनती नहीं है। और उसकी रीज़न भी होंगी, ये बात नहीं है। एक इल्लीगैलिटी अगर पेटेंटली इल्लीगैलिटी कर दी है कराची यूनिवर्सिटी ने कि एक आईनी अदालत के जज के खिलाफ खुद से तहकीकात शुरू कर दी और पब्लिकली अनाउंसमेंट्स कर दी, तस्लील करके रख दी अदलिया की भी और जज की भी, तो जब वो चीज़ें इल्लीगल अगर हो गई हैं तो उस इल्लीगैलिटी को जुडिशल काउंसिल ने उसके ऊपर भी कोई ना कोई राय देना मस्ट है, क्योंकि ये चीज़ें निकल चुकी हैं, डैमेज हो चुका है, इसको रिवर्स करना ज़रूरी है, डैमेज कंट्रोल करना ज़रूरी है, ये जिम्मेदारी भी जुडिशल काउंसिल की है। तो अब अगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को ये इब्तदाई इंक्वायरी मार्क होती है और वो कहते हैं कि ये कोई शिकायत नहीं बनती, तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं अपने दीगर हाई कोर्ट के 2 जजों के साथ मिलकर अक्सरियत से इस ऐसी किसी भी इनिशियल रिपोर्ट को ओवर रूल कर सकते हैं और वो प्रोसीड भी कर सकते हैं। लेकिन वो प्रोसीड करने के लिए भी फिर उनके लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। उसके लिए भी जो कास्टिंग वोट है, जो टाई वोट है, वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का होगा बज़ाहिर मैं कह रहा हूँ। तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो आपको पता है हमेशा ऐसी सिचुएशन में तो पतली गली से ही निकलते रहे। आई डोंट नो अब ये किस तरीके से ये जो बोझ है वो उठाएंगे कि अपना वोट जो है कर भी जाते हैं। तो ये अब बड़ा मुश्किल है ये चीज़ को देखना।
कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी किस तरफ जाते हैं। तो जुडिशल काउंसिल के अंदर ये जो चैलेंज है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये जुडिशल काउंसिल में एक दफ़ा ये मामला टेकअप हो गया, फिर हमने ये भी देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में और जो सिंध हाई कोर्ट में मामलात आए हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से, क्या वो भी कंटिन्यू रह सकते हैं या नहीं, और क्या सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट पैरेलल अपनी अपनी कार्रवाइयाँ चलाएगी। एक ही जज है और उसके खिलाफ 3-4 फोरम पे पैरेलल क्या ये होने चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि सब कुछ बहुत इलीगल हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी को तहकीकात शुरू ही नहीं करनी चाहिए थी, चे जाके कि उनको पब्लिक में आके आप जलील करते फिरें जजों को और अदलिया को। तो दूसरी बात यह है कि अब जुडिशल काउंसिल जब टेकअप कर लेगी तो इसके बावजूद भी मुझे ये शक है कि हुकूमत चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जज साहब को रिमूव करे, क्योंकि शायद जुडिशल काउंसिल में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अपना कास्टिंग वोट जज साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल हो सकता है, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हैं। साकिब बशीर साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? आप तो जैसे डोगर साहब के बड़े करीब होते हैं, तो आप बताएं इनका प्रेस रूम करीब है ना सर, कोर्ट 1 के, तो आप मुझे ये बताएं आपकी क्या रीडिंग है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या जो जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब हैं वो जस्टिस जहांगीरी साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उस कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे या फिर अलग हो जाएंगे? एक तो जड़ी गल वो क्या कहते हैं भैया या अफरीदी साहब पर आ गई है, तो मेरा ख्याल है फिर कोई सुलह ही करे। उसकी एक वजह है, उसकी वजह है जब ट्रांसफ़र जजेस आ रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उस वक्त ज़ाहिर सी बात है बिहाइंड द सीन भी बहुत कुछ चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ये उम्मीद थी कि आखिरी जो काम है या आखिरी जो उसमें मुशावरत होनी है हतमी तौर पर, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने ही ओके करना है, और वो यकीनी तौर पर इसमें जनाब हर्डल क्रिएट करेंगे और वो कहेंगे कि जनाब ये क्या है, जनाब ये क्या करने जा रहे हैं। लेकिन जब कागज़ खुले हैं तो पता ये चला है कि वो हर्डल उन्होंने क्या क्रिएट करनी थी, वो तो मिले हुए थे सारा कुछ उसमें, वो तो उसकी तारीफें कर करके पीछे नहीं देखते जनाब कि कैसे हुआ, कि क्या कालें कर रहे थे कि जनाब, ठीक है ना। तो इसलिए याहिया अफरीदी साहब तक जो पर बिल्कुल उम्मीद ना रखें। याहिया अफरीदी साहब ने 3 साल अपने पूरे करने हैं, नौकरी जारी सी बात है 3 साल उनकी पूरी है, वो ये नहीं चाहते कि वो कबल अज़ वक्त उनके साथ कोई मसला हो, इसलिए उनको अगर किसी जहांगीरी टाइप के जज की घर भेजने की कोई कुर्बानी देने भी पड़े तो हो सकता है वो दे भी दें। इसलिए मुझे तो कोई भी याहिया अफरीदी साहब उम्मीद नहीं है। रही बात सरफराज डोगर साहब की, ज़ाहिर सी बात है कोई भी अगर कोई राय कायम करनी है तो मैं सरफराज डोगर साहब की अदालत के अंदर जो कुछ हो रहा है उसको देख कर ही कर सकता हूँ कि सरफराज डोगर साहब ने माजी में क्या किया। सरफराज डोगर साहब ने अपने एक सिटिंग जज को 12-14 रोज़ के लिए रोक दिया। 14 रोज़ रुके रहे ना वो, इलीगल ऑर्डर था, एक तो ऑर्डर इलीगल था ना, दूसरा उनको पता था कि मेरे खिलाफ ये जो है वो दरख्वास्त गुजार है सुप्रीम कोर्ट में। तो जब उन्होंने वो केस भी सुना, ऑर्डर भी किया और धड़ल्ले से ऑर्डर किया, तो फिर आप उम्मीद रखें कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कहें कि मैं बैठूंगा, वो कहें कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 18 को बैठूंगा और 21 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बैठूंगा। इसलिए उम्मीद रखें 26वीं आईनी तरमीम के बाद, ट्रांसफर जजेस के बाद, आप हर उस काम की उम्मीद रखें जो आप तोक्को भी नहीं कर सकते, आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये काम तो यार ये तो नहीं कम से कम हो सकता, आप उसकी तवक्को रखें। चलें, अच्छा आखिर में मैं एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आला तरीन आइनी फोरम है, अपने जजेस को तहफ़्फ़ुज़ देना भी इसकी ज़िम्मेदारी है, उनको डिसिप्लिन करना भी इनकी ज़िम्मेदारी है। मुझे ये बताएं कि ये वही जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी हैं जिन्होंने दीगर 5 जजेस के साथ मिल के एक ख़त लिखा था और अपने अब्बे को बताया था, अदलिया का जो बाप है, कि जनाब काजी फाज ईसा साहब, आपके इन बच्चों के घरों से खुफिया कैमरे और बेडरूम निकले हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियां हमें हरासा कर रही हैं, हमारे माँ बाप को, हमारे बहन भाइयों को, हमारे रिश्तेदारों को अगवा करके उनको करंट लगा के उनको टॉर्चर किया जा रहा है। ये वही तारिक महमूद जहांगीरी हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। तो जुडिशल काउंसिल ने क्या किया उस शिकायत के ऊपर? और ये जो ख़त लिखा था 6 जजों ने, ये जो ख़त लिखा था 6 जजों ने, वो ख़त भी जुडिशल काउंसिल के सरबराह को लिखा गया था। अब मुझे ये बताएं, ये जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी किस मुंह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ डिग्री की शिकायत पे प्रोसीड करेंगे जब तक उन 6 जजों के लिखे हुए ख़त के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर नहीं करते, मुतलका जो मुल्ज़मान हैं, खुफिया दारों के रियासती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। किस मुंह से ये जज की डिग्री के ऊपर बैठ के बात करेंगे?
क्योंकि इनका पहला फ़र्ज़ ये है कि अपनी अदलिया को, अपने फैमिली को, अपने ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसके बाद पड़ोसियों की शिकायत के ऊपर भी तवज्जो देना। तो मैं ये समझता हूँ कि जुडिशल काउंसिल को ये फ़ैसला करना है कि इन्होंने पहले क्या करना है। बहरहाल देखते हैं, जो मीटिंग होगी SGC की वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, उसकी सिग्निफिकेंस तो आपको अंदाज़ा हो ही गया है। और उस के अंदर ये जो 6 जजेस का ख़त है, ऑब्वियसली ये पॉइंट तो आएगा और हो सकता है जो वकील पेश होंगे, अगर होंगे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जानिब से, तो वो ये पॉइंट ले सकते हैं कि पहले हमारे उस ख़त में जो हमने एक चार्जशीट आपके एक फाजिल जज जो आजकल सुप्रीम कोर्ट के जज हैं आमिर फारूक साहब, उनके अगेंस्ट और इदारों के अगेंस्ट दायर कर रखी है, उस पर तो फैसला कर दें। उल्टा ये कि हमें उस दरख्वास्त, उस ख़त लिखने की सज़ा में अब पादाश में हमें सज़ा दी जा रही है। तो ये बड़े अहम पॉइंट्स हैं जिनको अब देखना है किस तरह हैंडल किया जाता है SJC में। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का किरदार भी यहाँ पर बड़ा कलीदी होने वाला है। आज के इस व्लॉग से इतना ही। मुझे मतीउल्लाह जान साहब को और साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।